साल 1991 भारत गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। यह संकट भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा हुआ था। आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता और सोवियत संघ का विघटन, साथ ही खाड़ी युद्ध इसकी प्रमुख वजह थी। इस समय विदेशी मुद्रा भंडार करीब खाली हो चुका था। हमारे पास कुल 1 अरब डॉलर ही बचे हुए थे, जिससे देश का सिर्फ 20 दिनों का ही तेल और खाने पीने की सामानें खरीदे जा सकते थे। दोस्तों, उस समय भारत की विदेशी कर्ज 72 अरब डॉलर पहुंच चुका था। ब्राजील और मेक्सिको के बाद हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कर्जदार देश बन चुके थे। साथ ही आम जनता का भरोसा अर्थव्यवस्था और वर्तमान सरकार दोनों से उठ रहा था। ऐसे समय में एक व्यक्ति की एंट्री होती है, जो एक महान अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत की लाइसेंस राज व्यवस्था को उदारवादी व्यवस्था में बदल दिया। विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को एक ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो एक लैंडमार्क साबित हुआ और कंगाली की राह में चल पड़े इस देश को आर्थिक मजबूती प्रदान किया और साथ ही भारत को आर्थिक संकट से निजात दिलाई। और जानेंगे कि कैसे आर्थिक संकट से उन्होंने हमारे देश को बचाया था और भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान की थी। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि कोई भी घटना अचानक नहीं घटती है। हर घटना के पीछे कुछ न कुछ बैकग्राउंड जरूर होता है। ठीक इसी प्रकार 1991 का आर्थिक संकट का 20 तो वर्षों पहले बो दिया गया था। इस समय सिर्फ यह पेड़ बनकर तैयार हुआ था। जोशी और लैटिन ने 1991 के संकट को उत्कृष्ट प्रेरित संकट कहा है। दोस्तों, 1991 के संकट के थोड़ा इतिहास में चलते हैं, तभी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। 1977 में 7वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार की जिम्मेदारी में कोई भी कमी किए बिना सरकार के राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू में राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ा देता है। इस कारण केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। इस समय की राजनीति किसान नेताओं की थी। किसान नेता अच्छी तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। दोस्तों, साथ ही इस अवधि में खाने पीने के सामानों की खरीदारी कीमतों में वृद्धि हो रही थी। दोस्तों, इस समय कृषि क्षेत्र विशेष करके किसान नेता भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। ये कैसे प्रभावित कर रहे थे, चलो आपको हम बताते हैं। दोस्तों, इस समय खाने पीने की सामानों में लगातार वृद्धि हो रही थी और इसके बावजूद भी कृषि टैक्स पर कटौती की गई। जनता सरकार ने सिर्फ चुनाव के कारण उर्वरक सब्सिडी को 10 गुना बढ़ा दिया था। जहां पहले 60 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिया जाता था, जनता सरकार ने इसे 600 करोड़ कर दिया। इसके कारण राजकोषीय घाटा, जो 1970 के दशक में अधिकांश समय औसतन 5% से नीचे था, जनता सरकार के अंतिम 2 वर्षों में यह बढ़कर 5.7% और 6.5% के आसपास हो गया। 1979 में कृषि और खाद्यान्न उत्पादन में छठी गिरावट आई। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण व्यापार की शर्तें 1/3 तक खराब हो चुकी थी और चालू खाता घाटा निर्यात 4% से घटकर 31% हो गया। दोस्तों, देश की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि सरकार को 1980 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क करना पड़ा। भारत और IMF ने
छठी पंचवर्षीय योजना की वित्तीय पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए $1 अरब के ऋण की अपील करी। हमेशा की तरह राजकोषीय संयम की वकालत के बजाय IMF ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONG के सफल विकास को वित्तीय पोषित करने में मदद की। IMF से मदद मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि अर्थव्यवस्था फिर से बूस्ट करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक कुछ ही सालों बाद 1982 में फिर से भारत की वित्तीय बर्बादी शुरू हो जाती है। इस समय सरकार का राजकोषीय घाटा, जो 1979 से पहले के दशक में सकल घरेलू उत्पाद का 4.75% था, वह राजीव गांधी की सरकार के समय गिरकर 9 से 10% हो गया। 1980-81 से 1990-91 तक घरेलू सार्वजनिक ऋण लगभग 40% बढ़ गया। सकल घरेलू उत्पाद के 40% से बढ़कर 55% हो गया, जबकि बाह्य सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 8.7% से बढ़कर 12.7% हो गया। दोस्तों, 1980 के दशक के अंत तक भारत सरकार का कुल ब्याज खर्च रक्षा और सब्सिडी से भी अधिक हो चुका था। लेकिन फिर से एक बार राजनीति करवट लेती है। चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी की हत्या के बाद सरकार का परिवर्तन होता है और सरकार की कमान कांग्रेस के हाथ में आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं PV नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, अब हम जानेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गेह में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक भाग है। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत छोटे थे तो इनकी मां की मृत्यु हो गई और इनका लालन पालन इनकी दादी ने किया था। इनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा उर्दू माध्यम से हुई थी। सिंह का परिवार 1947 के विभाजन के दौरान भारत आ गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम किया। बाद में उन्होंने अपने नौकरशाह करियर की शुरुआत की, जब ललित नारायण मिश्र ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों, डॉक्टर सिंह 1970 और 1980 के दशक के दौरान भारत सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किए, जैसे वो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 1972 से 1976 तक रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में ये 1982 से 1985 और योजना आयोग के मुख्य के रूप में 1985 से 1987 तक रहे। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में जब भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, उस समय के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने गैर राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले डॉक्टर सिंह को वित्त मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। शामिल होने के बाद डॉक्टर सिंह ने कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने कई संरचनात्मक सुधार किए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था उदार हुई। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे। दोस्तों, विनय सीतापति ने BBC को बताया कि जब नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री बने तो वो कई चीजों के विशेषज्ञ बन चुके थे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय वो पहले देख चुके थे। वो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। एक ही विभाग में उनका हाथ तंग था, वो था वित्त विभाग। प्रधानमंत्री बनने से 2 दिन पहले
कैबिनेट सचिव नरेंद्र चंद्रा ने उन्हें 8 पेजों का एक नोट दिया, जिसमें बताया गया था कि भारत की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। सीतापति आंगे कहते हैं कि उनको एक चेहरा चाहिए था, एक मुखौटा चाहिए था, जो उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उनके घरेलू विरोधियों को संभाल सके और ये समझा सके कि भारत अब पुराने ढर्रे से नहीं चलेगा। उन्होंने इस पर उस समय के अपने सलाहकार इसी अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या आप वित्त मंत्री के लिए कोई ऐसे शख्स का नाम सुझा सकते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता हो। अलेक्जेंडर ने उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर आई.जी. पटेल का नाम सुझाया। आई.जी. पटेल दिल्ली नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी मां बीमार चल रही थी और वो बड़ोदरा में रह रहे थे। फिर अलेक्जेंडर ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुझाया था। दोस्तों, अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण करने के एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फोन किया, लेकिन वो सो रहे थे क्योंकि वो विदेश से लौटे थे। जगाकर उन्हें बताया गया तो उन्हें विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। फिर अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह के 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दफ्तर में नरसिम्हा राव का फोन आया और उन्होंने कहा, मैं आपको अपना वित्त मंत्री बनाना चाहता हूं। दोस्तों, कुछ इस तरह से मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीतिक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और नौकरशाह हैं, जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना सफल कार्यकाल पूरा किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, अब हम डॉक्टर सिंह के किए गए सुधारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर उनके सुधारों की हम बात करें तो सबसे पहले उनका सुधार आता है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में आता है उन्होंने सबसे पहले लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज क्या होता है। दोस्तों, उस समय लगभग आपको अगर एक कंपनी खोलनी है तो लगभग 80 दफ्तरों से आपको परमिशन लेना होता था, जिसके कारण नौकरशाहों का दबदबा बहुत ज्यादा बन गया था। इसी को हम लाइसेंस राज या इंस्पेक्टर राज कहते हैं। दूसरा, इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो था व्यापारिक नीति में सुधार। इन्होंने निर्यात को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 20% कम कर दिया था। इससे विदेशी निवेश बढ़ा। इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। इन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का उदारीकरण किया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आगे बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने के लिए इन्होंने अधिक परिचालन की स्वतंत्रता की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्य की सुधार करने के लिए निर्यात की सब्सिडी को समाप्त कर दिया, लेकिन ये सुधार करना इनके लिए इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया था। चलो हम इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, आम लोगों ने तो इस बजट का स्वागत किया था, लेकिन मनमोहन सिंह के राजकीय साथी और वामपंथी इस बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि किसान नेता इसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे थे। ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो सरकारी औद्योगिक नियंत्रण को उदारीकरण में बदला था और यूरिया की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी कर दी थी, इससे वामपंथी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और उस समय तो सरकार गठबंधन की थी। बजट को लेकर कांग्रेस के सांसदों में भी बहुत ज्यादा रोष था। इतना था कि 1 सितंबर 1991 को संसदीय कार्य समिति की बैठक बुलानी पड़ी थी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने बजट का बचाव करना पड़ा था। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि इन सुधारों ने किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। जो विदेशी निवेश 1991-92 में 13.2
करोड़ डॉलर था वह 1995-96 में बढ़कर 5.3 अरब डॉलर हो गया था। आर्थिक गतिविधियों में तेजी और नए रोजगार पैदा होने लगे थे। गरीबी भी कम होने लगी थी। यह जहां गरीबी 1993-94 में 36% थी, वहीं पर 1999 से 2000 में घटकर 21% हो गई। इन सुधारों ने भारत की आर्थिक सेहत को काफी हद तक बेहतर कर दिया था। लाखों नौकरियां पैदा हो रही थी। दूरसंचार, सॉफ्टवेयर, दवा उद्योग और बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान और विकास, गाड़ियों के पार्ट बनाने के मामले में भारत तेजी से ग्रोथ कर रहा था। ये दूसरे देशों को टक्कर देने लगा था। हालांकि देश के सभी इलाकों में इसका बराबर असर नहीं हो रहा था। यहाँ पर ग्रामीण आबादी इससे अछूती रही, वहीं पर शहरी लोग काफी समृद्ध हुए। दोस्तों 1991 के आर्थिक सुधार भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए थे। भले इन्हें संकट को दूर करने के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद की सरकारें भी इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकी। 1990 के दशक के बाद बहुत सारी गठबंधन की सरकारें आई, पर किसी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस कार्य को चुनौती देने का दुस्साहस नहीं किया। दोस्तों इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत भी महत्वपूर्ण कार्य किया। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।